एक सादे एप्लीकेशन पर माजी खासदार किरीट सोमैया के सादी एप्लीकेशन के ऊपर जो झूठा आरोप था वो एप्लीकेशन के ऊपर एसआईटी बना देती है, तो वो सरकार के पास मौजूदा एमएलए किसी भी किस्म की कोई मदद, कोई कानूनी कार्रवाई में किसी की मदद, यहाँ तक के जो ख्वातीन बंद हैं उनके घर पर हाल भी नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि 2979 दाखिले जो मनसूख किए गए उसमें बच्चों कितने हैं जो स्कूल में दाखिले लिए? कोई ऐसी फिगर है क्या? ये फिगर तो अभी नहीं है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स से जिस हिसाब से फ़ोन कर रहे कि स्कूल वाले बोल रहे, और बात यह है कि वो एक अंदाज तो अभी नहीं बता सकते, अब जब लोग ला के देंगे नोटिस तो उसमें समझेगा। दूसरा मामला ऐसा है कि तहसीलदार और कारपोरेशन के बीच की लड़ाई में भी ये लोग आवाम को पीस दे रहे हैं। अभी जो दोबारा नोटिस देने का काम शुरू हुआ एसआईटी अपनी कुछ 3400 लोगों की इंक्वायरी करीब कर चुकी है, ऐसी एक मालूमात है जनरल। उसके बाद 1000 लोगों के मामलात ऐसे हैं जो बोलते हैं कि तहसीलदार ने आदेश दिया, वो आदेश कारपोरेशन में आया, आदेश कारपोरेशन में आने के बाद जन्म दाखिला इशू कारपोरेशन ने की। तहसीलदार का ये बोलना है कि वो आदेश बोगस है, मेरी साइन नहीं है, सिक्का बोगस है। कारपोरेशन वालों का बोलना है कि हमारे पास आदेश आया, यानी हमने इशू नहीं करे। तहसीलदार का बोलना है कि हमने आदेश इशू नहीं करे। कारपोरेशन का बोलना है कि आदेश आया है इसलिए हमने इशू किए। अब ये दो लोगों की बात एकदम सीधी सी, जिसको सरकार का एक आम आदमी बोलेगा कि ये आदेश है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा लो, ओपिनियन ले लो कि तहसीलदार की साइन है कि नहीं है, सिक्का है कि नहीं है, ख़त्म हो जाती बात। वो 1000 लोगों को नोटिस दी जा रही है, और वो नोटिस के बाद सिर्फ उनके पेपर अभी नहीं ले रहे, उनके घर में बच्चे के आधार दो, उनके जन्म दाखिले दो, माँ बाप के दो, इतना हैरान करके रखे हैं एसआईटी की तरफ से। और मामला यानी उन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं है कि उसको ओपिनियन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का ले ले। कोई 1000 आदेश कोई साइन कर सकता तहसीलदार की, ये मुमकिन ही नहीं है। वो साइन दिख रही है, सब बराबर है, मगर उसके बाद भी सिर्फ मालेगांव शहर को बदनाम करना, यहाँ के लोगों को परेशान करना। मैं ये बात दावे से बोलता कि अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनी होती तो आज जो लोग जेल में बंद है वो तादाद कहीं की कहीं होती। पिछले महीने में आप जिस तरह की कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, एक हिंदू संत सम्मेलन मालेगांव शहर में हुआ और जिसका उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म को सुरक्षा मिलनी चाहिए या किसी धर्म के हिंदू के वहाँ पे सब लोग आए थे। क्या आप जो लेने जा रहे हैं आपका भी मकसद वही है कि एक समाज को सुरक्षा मिले, और वो ये क्या आपका उद्देश्य होगा जो हिंदू संत सम्मेलन? ये तो हंसी और मजाक वाली बात है कि हिंदू महासम्मेलन होता है और हिंदू को सुरक्षा में लेने के लिए होता है। अरे हिंदुत्ववादी सरकार केंद्र के अंदर है, और अगर हिंदू गैर महफूज है या वो सुरक्षित नहीं है तो ये तो हिंदू संगठनों को विचार करने और मंथन करने की ज़रूरत है कि अब कौन सी सरकार चलेगी ये देश के अंदर। वो मोर्चा निकालते, सरकार उनकी और मोर्चा वो निकालते। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये देश संविधान से चलेगा। इस संविधान ने सभी धर्म, सभी समाज को जो अधिकार दिए हैं, जो इक्वल अधिकार है, हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पर अत्याचार ना हो। बस इसके लिए जो गलत सरकार कायदे बना रही है, कानून बना रही है और दबाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ एक वोट की राजनीति के लिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई सुरक्षा देने का काम नहीं, हम इतने बड़े लोग नहीं है कि सुरक्षा दे। सुरक्षा तो सरकार की सुरक्षा में हम है यहाँ, लेकिन जो भेदभाव हो रहा संविधान के अंदर, बस उसके लिए मंथन हम कर रहे हैं। संविधान की आप बात कर रहे हैं तो संविधान के दायरे में रहते हुए ये सारे दाखिले चेक किए जा रहे हैं। दायरे वो दाखिलों में जो गलतियां निकल रही है उसकी वजह से लोगों को बुलाया जा रहा है और दाखिले रद्द किए जा रहे हैं। ऑफिसरों को ये कहना है कि हम हमारे राइट वे पे है, हम सही है कि भाई ये सारी चीज़ें सही है उसको, और उसी वजह से आपको अभी तक की जमानत किसी भी इसमें नहीं मिली है।
देखिए बात ऐसी है, ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप पहला एसआईटी का ऑर्डर पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि किरीट सुमैया इनकी जो तकरार है बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए एसआईटी की स्थापना हुई। दोनों चार्जशीट आ गई, वकील साहब बैठे, दोनों चार्जशीट के अंदर एसआईटी ने जो दाखिल किया कोर्ट में, उसमें एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। चार्जशीट हो गई ना, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, नहीं मिला। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ईडी के लोग यहाँ थे, जहाँ बैठने के लिए घर नहीं है, जो व्यक्ति का 10 बाय 15 का कमरा है, वहाँ ईडी रेड करती। अफसोस की बात है कि 2 दिन पहले जनगणना विभाग केंद्र सरकार की प्रमुख डांगे मैडम, जो मेरी मालूमात है, जो डांगे मैडम है, जो पूरे देश की प्रमुख जनगणना विभाग की, वो 3 टीम लेकर मालेगांव आते हैं और प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 वहाँ बैठकर इंक्वायरी करते हैं। और उसमें मैंने सुना हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह डिपार्टमेंट के भी अधिकारी थे। इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य उनका क्या है? ये बहुत सीरियस मैटर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि चार्जशीट ये बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जानबूझकर सिर्फ वो टारगेट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब चार्जशीट भी फाइल हो गई, और जो मुस्तकीम भाई और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने, हमने जो बैठकर जो फैसला लिया है कि सभी लोगों से मेरी अपील है कि जिन लोगों को नोटिस मिल रही है जन्म दाखिला रद्द करने की, वो नोटिस की जेरॉक्स हमारी ऑफिसों पर ला कर दे। हम जब हाईकोर्ट खुलेगी तो ये तमाम ही चीज़ों को सामने रखकर सीनियर वकील हाईकोर्ट के लगा के एक रिट पिटीशन सरकार के विरुद्ध, एसआईटी के विरुद्ध दाखिल करेंगे। मेरे 2 सवाल हैं, एक वकील साहब से और दूसरा डिफेंस कमेटी से। वकील साहब से पहले ये सवाल है कि जो धाराएं लगाई गई है, जो खातून अंदर है, क्या वो नॉन अवेलेबल है, क्या उनकी जमानत नहीं हो सकती? जो सेक्शन पुलिस ने लगाई है वो नॉन अवेलेबल है। पुलिस चाहती है तो बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो सेक्शन 15 है, उसके अंदर भी ऐसा है कि जो अगर गलत दाखिले बने हैं, गलत डॉक्यूमेंट दाखिल करके, तो उसके अंदर वो दाखिले कैंसिल करके उनको फाइन भर के वो किया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने जो सेक्शन लगाई है सब नॉन अवेलेबल है। नहीं, तो उनको जमानत, यानी जैसा कहा जाता है कि किसी ने कत्ल कर दिया तो उसको 3 महीने के अंदर जमानत हो जी, और जबकि चार्जशीट में क्लियर कहा गया कि बांग्लादेश, रोहिंग्या वगैरह नहीं, तो फिर जमानत में दिक्कत कहाँ? देखिए, अभी तक जो जमानत पहले रद्द हुई, जिन लोगों की भी दाखिल की गई थी, तो यहाँ पर कोर्ट का ऐसा ऑब्जर्वेशन था कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे मालेगांव शहर में अभी एसआईटी है, एसआईटी को गवर्नमेंट ने 6 महीने का वक्त दिया था, वो वक्त भी पूरा नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में, इसलिए अभी ज़मानत नहीं दी जा सकती है। चार्जशीट आने के बाद हम ज़मानत जो है दाखिल करने वाले थे, लेकिन ऐसा है कि जो जजेज़ हैं यहाँ सेशन, उनके ट्रांसफ़र हुए, तो जजेस लोग, कई लोग छुट्टियों पर है, इसकी वजह से हमें अभी तक हमारी ज़मानत दाखिल नहीं हो पाई है। इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिन में हमारी ज़मानत दाखिल हो जाएगी। और जैसे आपने सवाल किया है कि जैसे मर्डर केस में, अगर आपने अभी 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में पूजा खेड़कर, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आईएएस के, उसने आईएएस के जो एग्ज़ाम पास की, उसमें जो ओबीसी सर्टिफिकेट यूज़ की थी वो बोगस है, उसको सुप्रीम कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देता है और सुप्रीम कोर्ट सरकार से सवाल पूछता है कि इसने कोई ऐसा कोई मर्डर नहीं की कि इसकी ज़मानत नहीं देना चाहिए। अगर हम देखें कि मालेगांव शहर में जितने भी लोग जेल में अभी जन्म दाखिले के मामले में बंद है, उनका मामला और पूजा खेड़कर का मामला देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें साफ नज़र आता है कि उसने वो डॉक्यूमेंट यूज़ करके बेनिफिट उठाई है। हमारे शहर में जो लोग बंद हुए जन्म दाखिले में, उनका तो ऐसा है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, उनको जो प्रोसीजर नहीं मालूम, पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने तहसीलदार के पास दाखिल किया है। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ नाम कम ज़्यादा है तो सिर्फ वो गलती जो उनकी नहीं है, उसके बावजूद उनको ज़बरदस्ती अंदर बंद किया गया है। बेल के लिए ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो अभी आपने कहा है। करेंगे ना, अब इंशाल्लाह जब हम बेल दाखिल करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ये भी इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, एक बॉम्बे हाईकोर्ट का 1972 का जजमेंट हमको मिला है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ अगर कोई बोगस डॉक्यूमेंट बनाता है, उसको यूज़ नहीं करता, तो वो ऑफेंस नहीं है। जबकि हमारे केस में तो पूरी चार्जशीट में ऐसा कहीं साबित नहीं कर पाई पुलिस के वो डॉक्यूमेंट हमने खुद बनाए हैं। डिफेंस कमेटी से मेरा ये सवाल है
अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है, एक समाज को टारगेट कर रही है, क्या इसको लेके आपका एक खासा शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले हैं, क्या उनको अपनी ये जो तकलीफ है इससे वाकिफ कराए? जो सरकार एक सादे एप्लीकेशन पर माजी खासदार किरीट सुमैया के सादी एप्लीकेशन के ऊपर जो झूठा आरोप था वो एप्लीकेशन के ऊपर एसआईटी बना देती है, तो वो सरकार के पास क्या उम्मीद हमने रखना चाहिए। लेकिन वो हमारे राज्य की सरकार है। हमारा 22 तारीख को जो मंथन है, जो कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर जो डिसीज़न हमारे होंगे उसके बाद हम सरकारों तक जाएंगे। ये मामला जो है वोट जिहाद से शुरू हुआ मालेगांव शहर। पहले इल्ज़ाम लगाया वोट जिहाद हुआ, फिर लैंड जिहाद हुआ, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट का भी ये तो मामला है। लेकिन जिनको मालेगांव शहर ने चुन के दिया, ऐसे नुमाइंदे जो है मालेगांव शहर के वो खामोश नज़र आ रहे, कोई भी उस पर बोल नहीं रहा या कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। ये तो मेरा तो ये बोलना है कि वो रोड और गटर के रास्ते जब जाते हैं उसी वक्त तो उनसे पूछ लो ये सब, ऐसे तो वो बुलाएंगे नहीं कभी। ये सवाल तो उनसे पूछने वाला है। सच बात ये है कि वोट जिहाद का जो नैरेटिव मालेगांव के नाम से पूरे हिंदुस्तान में बनाया गया, हम यानी मैं तो मानता हूँ कि हम साथ में थे, हम ठगे गए ताई के चक्कर में, और मुझे लगता है आसिफ भाई भी ठगे गए। बिल्कुल। तो हम तो ठगे गए, पूरा गांव ठगा गया। मुसीबत आने पर ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना मौजूदा एमएलए किसी भी किस्म की कोई मदद, कोई कानूनी कार्रवाई में किसी की मदद, यहाँ तक के जो ख्वातीन बंद हैं उनके घर पर हाल भी पूछने के लिए शहर का मौजूदा एमएलए जो जिम्मेदार है वो उनका हाल भी पूछने नहीं गया कि किस हाल में वो औरतों के घर के लोग हैं। सर 22 तारीख को जो कार्यक्रम होना है तो सरकार की तरफ कुछ प्रतिनिधि को एप्लीकेशन देंगे तो 22 तारीख किसको? गवर्नमेंट नहीं, ये 5 ज़िले के सामाजिक, राजकीय, धार्मिक संगठना हमारे प्रमुख लोगों की हमारी मंथन बैठक है। उसमें सरकार को आज बुला के कोई हमारा फ़ायदा नहीं है। हम चाहते कि पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार नोंद लेने के लिए वहाँ पे उपस्थित रहे। अल्पसंख्याक समाजाने सिर्फ मुस्लिम है, जैसे ब्राह्मण भी यहाँ अल्पसंख्याक है, चौधरी है, तो ये समाज भी अगर वो समाज को, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई है, आप भी अल्पसंख्यक में, हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो ज़रूर हमारे साथ आइए। डिफेंस कमेटी आपका भी